फर्जी पैन के जरिए संपत्तियों को बनाने की खबर हम लोगों ने पढ़ी। यहाँ नेपाल सीमा पर जो जांच हुई, लोगों ने तो एफएसटी भेजी ही नहीं, उल्टी सीधी लिख के भेज दी और कई में अमान्य और फर्जी पैन नंबर डाल दिए गए। यहाँ पे बड़े पैमाने पर बेनामी संपत्तियाँ खरीदी जा रही हैं, जो कि राजनेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की, इन सब की हो सकती हैं। क्या ये बेनामी संपत्तियाँ उन्हीं तरीके के गिरोह का जो नेपाल में और उस जो एक इंटरनेशनल लिंक बनता है उससे जुड़े हो सकते हैं? नेपाल के लोगों ने यहाँ पे बड़े पैमाने पे जमीनों की खरीद की थी, खासकर श्रावस्ती में। हिंदू वर्ग है, इनकी ज़मीनें बिकी हैं, मोहम्मदन की ज़मीनें बढ़ी हैं। इस जगह पर इस तरीके से बेनामी संपत्तियों की जानकारी सामने आना, क्या आप उसको इंटेलिजेंस के, राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी एक खतरा मानते हैं और क्या उस तरीके से भी जांच हो रही है? बड़े पैमाने पे यूपीआई ट्रांजैक्शन वहाँ पे हो रही है। चेन्नई की एक संस्था जो है पैसा भेज रही है बॉर्डर एरिया में। पेट्रोल पंप में सीधे सीधे 12 करोड़ रुपए आ गए। वहाँ पे तमाम मस्जिद, मजारे, मदरसे, इन सबको तोड़ना चालू किया गया था। सरकारी जमीनों को जबरदस्ती ले करके इस तरह बना लिए गए थे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। आज मेरे साथ मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी इस न्यूज रूम चर्चा में मौजूद हैं। मेरी दाईं ओर अशोक मिश्रा जी हैं और बाईं तरफ अभिषेक राज जी हैं। 2 लोगों से बात इसलिए क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय है जिसकी संवेदनशीलता और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर आज हम बात करने वाले हैं। अशोक सर, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। फर्जी पैन के जरिए संपत्तियों को बनाने की खबर हम लोगों ने पढ़ी। शुरू में लगा ये मामला फर्जीवाड़े का या फर्जी डॉक्यूमेंटेशन का है, लेकिन जैसे जैसे हम इस खबर की तह में जाते हैं पता चलता है कि ये उत्तर प्रदेश और देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। क्यों और कैसे, जरा हमारे दर्शकों को ये समझाइए। देखिए, ऐसा है कि आयकर विभाग की क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग जो है वो इस तरह के सर्वे लगातार किया करती है। तो इस बार उन्होंने नेपाल सीमा के जो 7 जिले हैं उनका सर्वे करने का जो है फैसला लिया था। अमूमन शिकायतें कुछ आई होंगी तो इस वजह से वो सर्वे इन्होंने शुरू किया है। तो इस सर्वे में जब ये गए हैं वहाँ के एसआरओ ऑफिस में, जो कि उप निबंधक कार्यालय कहलाते हैं, तो हर उप निबंधक कार्यालय को इनकम टैक्स को एक एफएसटी रिपोर्ट देनी होती है, जिसके इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इस रिपोर्ट में 30 लाख से ज़्यादा कीमत की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी सारी डिटेल वो आयकर विभाग को भेजनी होती है। आयकर विभाग उसमें उसको देखता है, उसके बाद टैक्स का निर्धारण करता है। यहाँ नेपाल सीमा पर जो जांच हुई तो सामने आया कि जो लोगों ने तो एफएसटी भेजी ही नहीं, उल्टी सीधी लिख के भेज दी और कई में अमान्य और फर्जी पैन नंबर डाल दिए गए। तो इससे शक गहरा रहा है कि वहाँ पे बड़े पैमाने पे बेनामी संपत्तियाँ खरीदी जा रही हैं, जो कि राजनेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की, इन सब की हो सकती हैं। हालांकि कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी इसलिए होगा कि ये आपकी इंटेलिजेंस और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग अपनी जांच करने के बाद जो है अपनी रिपोर्ट जो है उसको देगी आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई को। तब वो जांच करके बताएगी कि ये संपत्तियाँ किनकी हैं और किसके नाम खरीदी गई है। एक जो आपने बताया जहां बड़े वित्तीय गड़बड़ियों का मामला सामने आता है और जैसा आपने कहा कि वो किनकी संपत्ति हो सकती है वो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन अभिषेक जी, नेपाल सीमा से जुड़े कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप लाते रहे हैं। एक अंदेशा ये भी है कि ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट या कोई काले धन का मामला ना होकर देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला भी हो सकता है। पिछले दिनों हमने देखा नेपाल सीमा पर कई सारे अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुई थी। क्या ये बेनामी संपत्तियां उन्हीं तरीके के गिरोह का जो नेपाल में और उस जो एक इंटरनेशनल लिंक बनता है उससे जुड़े हो सकते हैं? जी उत्कर्ष जी, धन्यवाद पहले तो इस टॉपिक में और बातचीत में मुझे शामिल करने के लिए। जैसा अशोक जी ने बताया कि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है नेपाल के 7 जिलों में जो बॉर्डर के जिले हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर ले जाने की कोशिश करूँगा फैक्टफुली। जैसे कि बात चल रही है नेपाल बॉर्डर पे इन्वेस्टिगेशन की, तो इसके पहले अभी श्रावस्ती में लगभग 2 महीने पहले इसमें ये आया था कि जो फर्जी पैन कार्ड की बात हो रही है, फर्जी आधार कार्ड पे नेपाल के लोगों ने यहाँ पे बड़े पैमाने पे ज़मीनों की खरीद की थी, खासकर श्रावस्ती में। बहराइच में भी मामला आया कि फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पे यहाँ पे नेपाल के कुछ लोगों ने यहाँ पे ज़मीनें खरीदी हैं। अब फर्जी हैं, किस हिसाब से हैं, कहाँ के लोग हैं, ये अभी पता लगाने की या जैसे अशोक जी ने बताया कि जांच चल रही है। और यहाँ पे फिलहाल अभी देखा जाए, हाल फिलहाल में यहाँ पे बाहर के लोगों ने बड़े पैमाने पे ज़मीनें खरीदी, सिर्फ नेपाली नहीं, बाहर के देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों ने आके नेपाल बॉर्डर में ज़मीनें खरीदी हैं, खासकर सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और अपने बहराइच श्रावस्ती में। और अब सबसे हाईलाइटेड आपका रहा है बलरामपुर, जो छांगू को लेके, उसमें भी ये जाँच निकल के आई थी कि बाहर के लोगों
की ज़मीनें बॉर्डर में खरीदी गई हैं, और ख़ासकर जो एक हिंदू वर्ग है, इनकी ज़मीनें बिकी हैं, मोहम्मडन की ज़मीनें बढ़ी हैं। जितने भी राजस्व कार्यालय हैं, उसका ये डेटा ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ बॉर्डर एरिया पर गड़बड़ी चल रही है। बाकी डिटेल अभी जांच के बाद निकल के आती है क्या है कैसे। डेमोग्राफिक चेंज वाले एंगल पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अशोक सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या इस मामले को, और इतनी जो जानकारियां सामने आ रही हैं जिसमें डेमोग्राफी का इशारा अभिषेक जी कर रहे हैं, वो डिटेल पूछूंगा, लेकिन बेनामी संपत्तियां होना और देश के बॉर्डर के पास करीब ज्यादा होना, अमूमन हम देखते हैं कि संपत्तियां बेनामियां लोग जब खरीदते हैं तो मेट्रो सिटीज में, कि प्रॉफिट वहां बुक हो, अगर काला धन खपाना है तो उन जमीनों पर कि जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने हैं। इस जगह पर इस तरीके से बेनामी संपत्तियों की जानकारी सामने आना, क्या आप उसको इंटेलिजेंस के, राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी एक खतरा मानते हैं, और क्या उस तरीके से भी जांच हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो फरवरी में इनकम टैक्स ने जो है बॉर्डर एरिया में एक सर्वे किया। वो सर्वे था यूपीआई ट्रांजैक्शंस को लेकर कि बड़े पैमाने पे यूपीआई ट्रांजैक्शन वहाँ पे हो रहे थे। उस सर्वे में ये सामने आया कि चेन्नई की एक संस्था जो है पैसा भेज रही है बॉर्डर एरिया में। अमूमन होता ये है कि बॉर्डर एरिया के लोग जो है विदेशों में भी काम करते हैं, वो लोग अपने परिजनों को पैसा भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पे पैसा जो है वो चेन्नई से आ रहा था। तो इसका सीधा सीधा, जैसे एक पेट्रोल पंप था, उस पेट्रोल पंप में सीधे सीधे 12 करोड़ रुपए आ गए। ठीक है, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन के बाद ही जो आयकर विभाग को लगा कि इस मामले में जो है गहनता से जांच करनी चाहिए, और उसी वजह से जो है पूरा तब से करीबन 8 महीने से ये काम चल रहा है वहाँ पर, और नई नई चीज़ें रोज सामने आ रही है। जो मैं इसी के साथ एक सवाल पूछा था कि क्या ये सिर्फ आयकर तक जांच सीमित रहेगी? आपको लगता है कि यूपी के जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो भी इसमें शामिल होंगी? जैसे पिछले कुछ दिनों पर हमने बॉर्डर पर कार्रवाई देखी थी। देखिए, ऐसा है ना कि आयकर विभाग ने अपनी रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय को दी थी। गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार को बताया था, जिसके बाद वहाँ पे तमाम मस्जिद, मज़ारे, मदरसे, इन सबको तोड़ना चालू किया गया था कि जो इस तरह से जो है गलत तरीके से खरीद के या सरकारी ज़मीनों को ज़बरदस्ती ले करके इस तरह बना लिए गए थे। तो वहाँ पे ऑपरेशन स्वीप आउट एक चल रहा है एक तरीके से, लेकिन अभी चूँकि वहाँ पे इतना ज़्यादा इसका नेक्सस क्रिएट हो चुका है कि उसको ख़त्म करने में समय लगेगा, क्योंकि सरकार जब कार्रवाई करेगी तो वो सारे नियम कानूनों को देख करके, दस्तावेजों की पड़ताल करके ही आगे बढ़ सकती है। उस पूरे ऑपरेशन पर भी अभिषेक जी हम लोगों ने एक विस्तार से चर्चा की थी। अब मैं उस डेमोग्राफी वाली बात पर आता हूँ, उसको थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्या खेल चल रहा है। और जो अशोक सर ने आखिरी लाइन कही कि अधिकतर जो इमारतें उस ऑपरेशन स्वीप आउट में जिन पर कार्रवाई हुई थी वो मदरसे थे, मस्जिदें थी, मीनारें थी, और कई बार वो मज़ारें थी, उस तरीके की चीजें थी। तो वहां पर भी एक डेमोग्राफिक सिंबल दिख रहा था। कई लोगों ने उसको पॉलिटिक्स से, राजनीति से जोड़ लिया था। अब क्या निकल कर सामने आया उन राजस्व अभिलेखों के जरिए और तमाम चीज़ों के जरिए? जी बिल्कुल, जो डेमोग्राफिक चेंज की बात हो रही है, अभी प्रधानमंत्री जी ने इसी सप्ताह बात करी कि डेमोग्राफिक चेंज पूरे देश के लिए एक मतलब नेशनल थ्रेट है। उसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी इस पे सवाल उठाया था। तो ये सवाल गंभीर है, और इसको लेके अपने जो नेपाल के बॉर्डर एरिया के सारे जिले थे उनको लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी, जिसमें सिर्फ यूपी की बात नहीं है उत्कर्ष जी, ये उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक पूरा ये डेमोग्राफिक जो चेंज है वो बड़ा तेज़ी से बड़ी घातक स्थिति में पहुंच चुका है। और सिर्फ अपने वहाँ ही नहीं, जब हम लोग कहते हैं कि नेपाल के बॉर्डर एरिया में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, तो नेपाल के बॉर्डर एरिया भारत में नहीं, नेपाल में भी बड़े पैमाने पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जो बॉर्डर एरिया, अगर आप तराई को जो देखें, जो तराई मधेसी बेल्ट बोलते थे, जो जिसमें हिंदुओं की संख्या अधिक थी या भारतीय थे, वहाँ पे आज जाके देखें तो आपका जो रेशियो हो गड़बड़ हो रहा है, बहुत तेज गड़बड़ हो रहा है। और ये लोग कहाँ के हैं? ये भारत से वहाँ नहीं गए हैं और न मूल नेपाली हैं। ये कहाँ से आए हैं, किस हिसाब से रह रहे हैं, और उसको अगर जेएनजी आंदोलन से जोड़ कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला लेके एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से नहीं आए हैं, ये भारत से नहीं गए हैं, ये रोहिंग्या हैं, ये कुछ पाकिस्तान से आए हैं, कुछ जम्मू के बेल्ट से वहाँ पहुँचे हैं, और ये पहुँचे ही नहीं है, वहाँ की जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू को अपने ग्रिप में ले रहे हैं। जो चीज़ें वहाँ से लोग कहते हैं ना कि हाँ पहाड़ की जवानी, पहाड़ की पानी, पहाड़ के काम नहीं आती, लेकिन बाहर के लोगों की जवानी जाके पहाड़ के काम आ रही है। तो ये मसला थोड़ा सा गंभीर है, और इस गंभीरता को समझते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय भी समझ रहा है, और खासकर प्रधानमंत्री भी समझ रहे हैं। तो मामला बड़ा है, और इसकी जांच की जो परिणति होगी वो भी कुछ बड़ा ही या गंभीर भी होगा। तो ये जो जांच की रणनीति होगी, जिस तरीके से मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी ने बताया, वो क्या होगी? अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर हम वो भी लेकर आएंगे। और अशोक सर,
अभिषेक जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना वक्त दिया, और साथ में अमर उजाला के तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया कि आपने इस पूरी चर्चा को देखा। इस चर्चा के बारे में उत्तर प्रदेश के खासतौर पर, क्योंकि हम अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर ही चर्चा कर रहे हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले अगर जिलों से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आसपास ऐसी कोई चीज़ देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हम वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए भी आ सकें। कोई भी इस विषय पर आपके जो राय हो वो भी हमें लिखकर बताना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वक्त दिया। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।